नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव हिंदी क्लासेस में। आज से हम ना जो रिट में 6 से लेकर 12 तक की जो किताबों का सिलेबस है एसएस से रिलेटेड, वहाँ से हम शुरू करेंगे 6 बुक से। 6 बुक्स के भी आपको पता है कि 3 पार्ट है, जिसमें एक हिस्सा ज्योग्राफी का है, एक हिस्ट्री का है और पॉलिटिकल साइंस का है। तो हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद में हिस्ट्री के 2 या 3 जो भी पार्ट बनते हैं, उसके बाद में फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर ज्योग्राफी, ऐसे करके हम 6 से लेके 12 तक की सारी किताबों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम 6 क्लास का पहला पार्ट ले रहे हैं हिस्ट्री का। और आपके शॉर्ट्स नोट्स हैं, एक तो आपको पूरा लेसन पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे आपको पूरा लेसन नहीं, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि कहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से और आज जो जितना भी सवाल पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने वही फैक्ट इकट्ठे किए यहाँ पे जो एग्जाम में आने के लायक हैं। बाकी आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं तब भी आपके लिए ये जो डाटा है वो सफिशिएंट है, इतना बहुत है। इससे बाहर अगर बुक्स में से कहीं आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन, फैक्ट टू फैक्ट आपके यहाँ से शुरू किया है। देखते हैं हम लोग यहाँ से कि पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जो पत्थर पर जो लेख लिखे उत्कीर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिलालेख। क्योंकि आपको पता है कि शिला यानी पत्थर और लेख यानी शिला पर लिखे गए लेख। जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा जो वंशावलियां वो बहियों में लिखी जाती है। अब जैसे आपके सवाल ऐसे बनेगा कि जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा होगा, फिर ऑप्शन आएंगे बहियों में, और या किसी एक पुस्तकों का नाम दे देंगे ऐसे करके, या स्रोतों में। तो इस प्रकार हमें यहाँ बहियों का ऐसे लिखना होगा। और अब बही जो खाते हैं वो लिखते कौन है? राव यानी उनको बड़वा कहते हैं, भाट, जागा, पुरोहित। पुरोहितों को हम पंडे भी कहते हैं। तो जैसे ये हो सकता है कि बड़वा क्या है, तो ऑप्शन में दे दे, और ऐसे भाट को कहते हैं जागा को, या पंडों को, या राव को, तो ये राव ऐसे। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। तो ये ऐसे सवाल बनने के रहते हैं। और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई। वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है कि मैंने ये लाइन ठीक लगी कि हाँ आने के लायक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की। और तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पत्थर के बाद मनुष्य ने धातु में सबसे पहले किसका खोज की थी? तांबे की। ये सवाल आने की जैसा है कि पत्थर के बाद में सबसे पहले धातु कौन सी है जो मिली या जिसकी खोज हुई? तांबे की। और फिर ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो है वो नगर सभ्यता थी सबसे पहले, तो ये कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगर सभ्यता थी। और 1921 में इसका जो पहला स्थल है वो खोजा गया। कौन सा? पंजाब में। पंजाब कौन सा? जो पाकिस्तान में, वो हड़प्पा की खोज की गई। इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता को कई बार हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला स्थल ही यही मिला था हमें। और फिर पाकिस्तान के सिंध में ही मोहनजोदड़ो है। और जैसे ये ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे हैं? भारत, पाकिस्तान, ऐसे कोई नाम दे देंगे, हरियाणा, पंजाब, तो ऐसे सिंध में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कोट दी जो चौंदड़ो, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। ऐसे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा पाकिस्तान में है या नहीं है। और भारत, भारत में कौन से हैं? भारत में भी अलग अलग जगह पे मिले, जैसे पंजाब में ये रोपड़ मिला है। लोथल और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। और सिंधु सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व अगर पूछे तो 2500 बताना, और वर्तमान में कितनी पुरानी? लगभग 4500 वर्ष पुरानी। तो अगर ऐसे ये सवाल इस किताब के पीछे भी है कि सिंधु सभ्यता का काल ईसा पूर्व लगभग कितना पुराना, तो 25 ईसा पूर्व। और सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ है? शिवालिक पहाड़ी से। और सरस्वती हरियाणा, राजस्थान से होकर कच्छ के रण में गिनती है। तो ये ऐसे पूछा जाएगा कि सरस्वती जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो हरियाणा, और कोई दूसरा ऑप्शन डाल देंगे पंजाब, और तो ये राजस्थान, और फिर लास्ट में कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी को सिंधु नदी की माँ कहा जाता है। ये सवाल अगर आने जैसा है बहुत, और 100% में भी ये आ सकता है कि किस नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है, तो सरस्वती नदी को। इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। सिंधु सभ्यता में सड़कें समकोण काटती है।
ये वही फैक्ट है जो इसमें, जैसे अभी इसमें तो बहुत सारे बताने की चीजें हैं, पर यहाँ 6th की क्लास में इतना ही दे रखा है। समकोण का मतलब होता है जो सड़कें थी वो ऐसे काटती थी एक दूसरे को, फिर यहाँ पे ऐसे चौराहा या जो होता है ऐसे, तो यहाँ पे समकोण काटती थी। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारत कौन थी? धान्यागार। धान्यागार का मतलब होता है जहाँ हम अनाज संग्रह करते हैं ना, जहाँ स्टोर रूम जैसा, उसको बोलते हैं धान्यागार। सिंधु सभ्यता के विलोप का कारण, अब ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या रहा, तो वैसे ऑप्शन ऐसा आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे शायद बाढ़, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, ऐसा कुछ, मतलब किसी ने इसको विलुप्त जानबूझ के नहीं किया, ये प्राकृतिक रूप से हुई थी। और फिर यहाँ पे इसी लेसन के नीचे राजस्थान की कुछ सभ्यताओं का थोड़ा डिटेल दे रखा था, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। पूछ सकते हैं आराम से कि कहाँ है। घग्गर नदी के किनारे है और 1961 में इसकी खुदाई हुई थी। फिर यहाँ पे है ये आहड़, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आहड़ सभ्यता, ये उदयपुर में है, बेड़च नदी के किनारे। ये ताम्र नगरी से प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आहड़ किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्रयुगीन, पाषाण कालीन, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलुंड, ये उदयपुर में से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, 95 किलोमीटर। गिलुंड जो राजसमंद में है वहां पे है। बस इसके बारे में इतनी ही मतलब याद रखने के लिए है इसमें। और आहड़ और गिलुंड दोनों को सम्मिलित रूप से आहड़ सभ्यता ही कहा जाता है, इसी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और अब जैसे ये सवाल अच्छा है यहाँ पे कि बनास संस्कृति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति जानी जाती है? बागोर, गिलुंड, कालीबंगा, बालाथल, ऐसे ऑप्शन दे दे और फिर ये पता चले कि यहाँ पे ये बागोर इसका सही आंसर है। बालाथल कहाँ पे? उदयपुर के वल्लभ नगर में, ये बालाथल गांव में, इसमें यही है। और नोह कहाँ है? भरतपुर, और यहाँ पे एक लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ का। चंद्रावती सभ्यता कहाँ है? आबू सिरोही में। फिर ये गणेश्वर है, ये सीकर जिले में है और कांतली नदी के किनारे, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। और बेराट जयपुर में है, और कहते हैं कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी रह चुकी है बेराट जयपुर में जो है, और इसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु घाटी का सबसे पहला स्थल ये हड़प्पा, मैं बता चुकी हूँ आपको ऊपर। सिंधु सभ्यता कितना ईसा वर्ष पुरानी है? लगभग 2500 ईसा वर्ष पुरानी है, और ये सवाल पीछे भी आ रखा, ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है 6th क्लास का, वैदिक सभ्यता व संस्कृति। यहाँ है सबसे पहले ऋग्वेद लिखा। सबसे पहले जो वेदों के जो 4 हिस्से हैं, तो उसमें सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद में भी 2 भाग है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, बाकी जो सारे वेद थे वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, उस हिसाब से इनको 2 भागों में बांटा गया। ये देखो, बाकी 3 वेद बाद में, तथा वैदिक साहित्य भी। तो वैदिक संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से। सवाल ऐसे ही बनेंगे, रिट में सवाल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल साफ और सीधे आएंगे। अगर एक बार पढ़ रखा है तो हम आराम से जवाब दे पाएंगे उनका, कि जैसे ये है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनका सीक्वेंस भी ऐसा ही है। ये जो बता रखा है मैंने, जैसे ऋग्वेद सबसे पहले, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही मंत्र है, कि गायत्री मंत्र किसका है? ऋग्वेद का है। ऐसे ऑप्शन दे दे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो ऐसे ऋग्वेद आएगा इसमें। और यजुर्वेद की जो शैली है वो किस प्रकार की है? गद्य और पद्य। और यज्ञों में जो प्रयुक्त श्लोक होते हैं या जो मंत्र गाए जाते हैं वो इसमें है यजुर्वेद में। सामवेद भारतीय संगीत का उद्भव माना जाता है। मतलब अब अगर ऐसे सवाल आए कि भारतीय संगीत का उद्गाता या उद्भव किससे हुआ है, कौन से वेद से, तो ये सामवेद आएगा यहाँ पे आंसर। आगे देखिए, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो अथर्व ऋषि के नाम पे पड़ा था, और इसमें क्या क्या है? चिकित्सा विधि, रोग संबंधी जो ज्ञान है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो ये आने के लायक है कि रोग संबंधी और चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है वो किस वेद से मिलती है हमें? अथर्ववेद से। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हैं। इनमें से कोई एक दूसरा ऑप्शन हटा के कुछ और रख देवे और वेदांत लिख देवे या कुछ भी, तो ऐसे करके ये ऐसे सवाल बनते हैं। और वैदिक सभ्यता की विशेषताएं क्या रही है? कि संयुक्त परिवार की प्रथा रही है, और जो परिवार का मुखिया है वो पिता रहा,
और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा रही है, मतलब शिक्षा पे बहुत अच्छा खासा जोर देते थे, उच्च शिक्षा। और लेकिन जीवन जो है वो सादा, और नारी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था वैदिक काल में। आपको पता है कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये बहुत ही विदुषी स्त्रियां उस वक्त थी, और कई बार जो शास्त्रों की जो वाद विवाद होते थे उनमें ये भाग भी लेती थी। और शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। आप ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। और प्रथा प्रथा नहीं थी, क्योंकि कोई भी ऐसे जो रूढ़िवादिता उस वक्त बहुत कम थी, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी। 16 संस्कार थे। 16 संस्कारों की डिटेल जो हम आगे नेक्स्ट जिस भी बुक में आएगा, जिस लेसन में आएगा, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से थे और उनका क्या क्या कैसे होता था। 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, ये कब से कब तक शुरू होता था? यज्ञोपवीत से लेके 25 वर्ष तक। अब इसका ये यज्ञोपवीत यानी जो हम जनेऊ धारण करते थे वहां से संबंधित होता था। और पहले माना जाता था कि सामान्य व्यक्ति की जो आयु थी वो लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी। अब वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, पर पहले माना जाता था। और उसी हिसाब से जो चारों आश्रम थे उनका जो समय सीमा है आयु, वो उसी हिसाब से बांटी इन्होंने। फिर गृहस्थ 25 से लगभग 50। आपको ऐसे याद रखना है, 0 से 25, 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100। वैसे ये आयु सीमा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ 4 आश्रमों के नाम जरूर पूछ ले सकते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ये संन्यास है। यहाँ पे संन्यास आश्रम, ठीक है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पोषक था। अब ये ऐसे सवाल आएगा कि सभी आश्रमों का पोषक कौन था? वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ऐसे। तो यहाँ गृहस्थ, अब किस प्रकार, जैसे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम ही तो कमा के लाता है, तो अब जैसे अगर किसी सन्यासी को भी दान देना तो कौन देगा? गृहस्थ देगा। और जो ब्रह्मचर्य पालन, ये तो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो इसका भी पालन पोषण कौन करेगा? गृहस्थ करेगा। तो यानी कि इसकी जो आधारशिला आश्रमों की, इन सबों का पालन पोषण कौन करता है? गृहस्थ वाला। वानप्रस्थ को कार्य गृहस्थ को सलाह देना। अब वानप्रस्थ का कार्य क्या था? गृहस्थ को सलाह देना कि इस प्रकार नैतिक जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार हमें दान करना चाहिए, इस प्रकार बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जो भी नैतिक जो आदर्श होते थे वो इनको कौन समझाता था? वानप्रस्थ वाले। संन्यास में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता था। इसका ये है कि जो संन्यास आश्रम जब इनके शुरू होता था तो ये क्या एक जगह टिक के उपदेश नहीं देते थे, ये जगह जगह अलग अलग जगहों पे जाते थे। तो ऐसा इसमें वानप्रस्थ और संन्यास में आपको कंफ्यूज हो सकता है ये ऑप्शन में, कि दोनों ऑप्शन दे देवे कि किस आश्रम में व्यक्ति एक जगह ना रहकर विभिन्न जगहों पे घूम के उपदेश देता था। तो इसमें संन्यास आश्रम आएगा आंसर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित। ये ध्यान रखना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो होते हैं ना अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो थे ना वो कर्म आधारित थे। किस प्रकार? अगर जैसे किसी ने सुनार ने अगर वेदों का अध्ययन करना शुरू किया, तो वो भले ही किसी उस हिसाब से किसी भी जाति में आता हो, लेकिन वो अच्छी स्थिति में गिना जाएगा। तो अगर जो जिस प्रकार का काम करता था वो उसी वर्ण में आता था, ना कि वो अपने जन्म के आधार पर। तो यहाँ पे कर्म आधारित थी। और ऋग्वेद में एक लाइन मिली है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरी माता पत्थर की चक्की पीसती है और मेरे पिता वैद्य। अब आप देखो इस लाइन में कि यह सब कर्म के आधारित पर है, यानी जो व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से निर्धारित नहीं थी। वरना एक ही घर में एक तो क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है और कोई शूद्र है, ये कैसे पॉसिबल था? तो ये इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर कर्म यानी जो जिस प्रकार का काम करता था उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जन्म के आधार पर इनके निर्धारण होता था। आगे देखिए, वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का आधार क्या था? कुटुंब। अब ये सामान्य सी बात है, किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? कोई राज्य स्थापित करना तो क्या चाहिए? जनता चाहिए। जनता कहाँ से आएगी? परिवार से। तो परिवार सामान्यतः ही किसी भी राजनीतिक जीवन का आधार होती है, कुटुंब। अब ये इन प्रकार इसका है कि सबसे कुटुंब यानी परिवारों से क्या बनता है? गांव बनता है। और गांव का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? ग्रामीण। फिर बहुत सारे गांव मिलके क्या बनाते थे? विश्व। विश्व का जो राजा होता था या जो सबसे प्रमुख होता था उसको क्या कहते हैं? विश्वपति। फिर बहुत सारे विश्व मिलके क्या बनाते थे? जन। इनका जो शासक होता था वो राजन। अब इस प्रकार है, जैसे आप जन को ले सकते हो, भी वर्तमान स्थिति में बताऊं तो आप राज्य की जगह ले सकते हो, जैसे हमारा राजस्थान है इसको ले सकते हो। विश्व की जगह जो जिले हैं उनको ले सकते हो, और ये इनको ले सकते हो
विभिन्न ग्राम। तो ये इस प्रकार की स्थिति। तो यहाँ पे वैसे में भी आपको पता है कि जो सबसे उच्च इकाई होती थी वहाँ का तो शासक और राजन ही कहलाता था, किसी को भी कोई सबसे बड़ा राज्य होता था। और सभा और समिति क्या थी, ये दो एक संस्थाएं थी वैदिक काल की। हम ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि सभा और समिति क्या थी, कोई संस्थाएं थी या किसी व्यक्ति का नाम था, किसी वस्तु था या क्या थी। तो ऐसे सभा और समिति क्या थी, दो संस्थाएं थी। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। आप ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे होगा कि पशुपालन और कृषि में, तो ये इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था और दूसरा मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। लेकिन पहले नंबर पे ये था कृषि, पशुपालन सेकंड नंबर पे था। और वैदिक काल में भूमि कितने प्रकार की, दो प्रकार की। खिल्ली यानी बंजर, यहाँ पे ना जैसे गाय और जो पशु होते थे उन्हें चराने का काम किया जाता था। और उर्वरा जो होती है जहाँ पे खेती होती थी। और पणी, ये सवाल पूछने के लायक और शायद आ भी जाए परीक्षा में कि पणी क्या है। कोई ऐसे ऑप्शन दे दे कि सिक्का था या मुद्रा थी। तो ये क्या था, एक व्यापारी वर्ग होता था, उसको कहते थे पणी वैदिक काल में। और वैदिक काल में निष्क नामक क्या था, ये एक सिक्का था, वो भी सोने का। ये बहुत अच्छी मुद्रा के रूप में गिना जाता था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में निष्क था सिक्का, अब किस प्रकार का, सोने का, तांबे का, चांदी का, ऐसे। तो ये निष्क सोने का सिक्का होता था। अब यहाँ कुछ नदियों के नाम हैं जो जिनके पुराने नाम, प्राचीन काल में नाम और वर्तमान में जो नाम है उनके हमें दे रखे हैं कि कुंभा, काबुल, ये इनका ऋग्वेद में इनका वर्णन भी मिलता है। कुंभा थी काबुल में। वितस्ता थी झेलम, झेलम नदी का पुराना जो प्राचीन नाम है वो वितस्ता था। अश्किनी यानी चिनाब, और परुष्णी यानी रावी, विपाशा यानी व्यास नदी को। ये सब वर्तमान नाम है और वो जो है प्राचीनतम नाम है इनके। शतुद्री यानी सतलज, और द्वैशती यानी सरस्वती, ये इनके प्राचीन नाम है। आप इनको मिलाने का जो सवाल आएगा वहां पे आ सकता है इनका। और यहाँ पे देखिए 16 महाजनपदों की प्रथम जानकारी, ये इसका तीसरा लेसन है 6 क्लास का, महाजनपद। तो उसमें ये है कि 16 महाजनपदों की सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां से मिलती है। और यहाँ से भी मिलती है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। हालांकि 6 क्लास की जो बुक है उसमें यही एक दे रखा है कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां से मिलती है। और अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं और ऐसे लिख दे कि अ बी दोनों सही है तो ये ठीक होगा, बाकी एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा, या तो ये या ये। अब 16 जो महाजनपद थे वो कौन कौन थे, अब ये देखिए। अंग, इसकी राजधानी क्या थी, ये सब जो इधर है वो राजधानियां इनकी, ये सब इनकी राजधानी है और ये महाजनपद है। अंग की कौन है, चंपा। अब इनको मैं आपसे ट्रिक से याद करवाती हूँ। जैसे चंपा क्या है, किसी फूल जैसा नाम भी हो सकता है, तो कहाँ पे हम किसी न किसी अंग पे लगाते हैं, जैसे कई बार बालों में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि अंग की राजधानी क्या है, चंपा। मगध की आपको पता ही है, पाटलिपुत्र, बहुत ही प्रसिद्ध रह चुकी है। काशी, वाराणसी यानी बनारस वर्तमान का, तो ऐसे ही पता है सबको कि वहाँ पे हम कई बार ये जो पिंडदान और ये करने जाते हैं, तो और ये बहुत पवित्र स्थल है, तो काशी की बनारस हो जाएगी। कौशल, श्रावस्ती, वज्जी यानी वैशाली, इसकी राजधानी है सब। मल्ल यानी कुशीनारा। अब इनको ऐसे याद कर सकते हो, मल्ल यानी आपको पता है वो जो पहलवान टाइप के जो लोग होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, तो वो ऐसे मल मल के रगड़ते हैं। और ये कहते हैं कि जो मल्ल महाजनपद था वो अपने युद्ध प्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध भी था, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कुशीनारा। चेती यानी शक्तिमती, और वत्स यानी कौशाम्बी। अब जैसे इसे याद कर सकते, कोई बच्चा है, छोटे बच्चे को अपन वत्स कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वाह शाबाश शाबाश, तो ऐसे वत्स को कौशाम्बी यानी शाबाश। और कुरु यानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली का नाम है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि जो दिल्ली वर्तमान है उसको प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहते थे। ये कुरु इसकी राजधानी थी। और पांचाल, अहिचत्रपुत्र जो अभी वर्तमान में अपने नागौर को कहते हैं हम। ये काम्पिल्य, इसकी दो राजधानियां थी, उत्तर की और दक्षिण की। उत्तर की ये थी अहिचत्रपुत्र, और ये जो काम्पिल्य है वो दक्षिण की थी। कुछ कुछ की दो दो राजधानियां थी। और जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी। आपको पता हो तो जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास था वो यहीं पे बिताया था, विराटनगर में। और सुरसेन, मथुरा, इसकी राजधानी। और अश्मक यानी पोतन, या इसको कई बार पोतनी भी नाम आता है, कहीं कहीं पे अलग अलग किताबों में अलग जगह है, इसे पोतनी भी नाम आता है। और
अवंती यानी उज्जैनी और महेशमती, इसकी भी 2 राजधानियाँ थी। और आपको ये पता ही है महेशमती, ये बाहुबली में उसका वो आता भी है, इसका जिक्र कई बार। और कंबोज, राजपुर और हाटक, इसकी भी 2 राजधानियाँ थी। गांधार की तक्षशिला, और तक्षशिला में आपको पता है वो चाणक्य शिक्षक भी थे। और ये इधर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप एक बार और देखिएगा। ये अश्मक, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण में है। ये सवाल आने जैसा है और कई एग्जामों में आप पूछा भी जा चुका कि अश्मक मतलब दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, तो ये अश्मक था। और अब 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे? कौशल, मगध, अवंती और वज्जी। मगध का तो आपको पता ही है, पाटलिपुत्र में सबसे था, इसीलिए वहाँ चंद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य स्थापित किया था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। कौशल, अवंती, वज्जी। और ये राजा उदयन कहाँ के थे? वत्स जनपद के थे। ये इनके बारे में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसको। और मल्ल के जो लोग थे वो युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अब आपको बताया था कि मल्ल जो लोग थे वो मल के कुश्ती लड़ते हैं, तो कुशीनारा और पावा उनकी राजधानी हो जाएगी। और अब मगध है ना, मगध का जो साम्राज्य उसको स्थापित होने में ऐसी क्या क्या उसके जो समय और परिस्थितियां बनी थी। तो यहाँ पे ये गंगा घाटी, मतलब इनका था कि सोन और जो गंगा नदी है उसके बीच में था ये। तो जहाँ नदी मतलब पानी की प्रचुरता होगी तो वहाँ पे खेती अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, तो लोगों को बसने के लिए एक अच्छा खासा स्थान मिल जाएगा। और लोहे की प्रचुरता थी, अब लोहे की प्रचुरता है तो आयात और निर्यात अच्छा होगा, दूसरे राज्यों से या दूसरे महाजनपदों से मेल जोल अच्छा रहेगा, वहाँ की आय अच्छी रहेगी। और आसपास में बहुत जंगल थे, वहाँ हाथी थे, और हाथी आपको पता है कि सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। तो सारी जो इनकी परिस्थितियां थी वो मगध साम्राज्य को बहुत अच्छा महाजनपद में बनाने में कई हद तक इन्होंने काम किए। और ये कुछ वंश दे रखे हैं और उनके कुछ नाम दे रखे हैं राजाओं के, कि बिंबिसार और अजातशत्रु ये किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। शिशुनाग किस वंश का था? तो ये खुद शिशुनाग वंश का था, इसी का नाम इस पे पड़ा है। और ये जो नंद वंश के कौन थे? गणानंद को तो आप जानते हो, क्योंकि चंद्रगुप्त ने इसको हरा के फिर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये महापद्मनंद था। तो ये ऐसे करके, और ये 6 क्लास के जो 3 लेसन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हिस्ट्री के, मैंने लगभग यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वही उतारने की कोशिश की है, बाकी कुछ नहीं लिखा ऐसा। एक तो आप पूरा लेसन पूरा पढ़ोगे जिसमें लगभग 4-4.5 पेज का एक लेसन होता है, और वहाँ आपको मुश्किल से 10 या 12 लाइनों में पूरा लेसन कंप्लीट करवाया मैंने। ऐसे करके 3 लेसन, शुरुआती जो 3 अध्याय हैं वो यहाँ हिस्ट्री के हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, और ये राजस्थान की कुछ सभ्यताएं स्थल है यहाँ पे, और इनमें जो मोस्ट फैक्ट्स है मैंने सारे आपको बताए यहाँ पे। ये दूसरा यहाँ पे अध्याय शुरू होता है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। और ये यहाँ से ये सारे जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद ये, और इनकी मगध साम्राज्य की स्थापना में कुछ खास जो फैक्ट्स रहे वो। ऐसे करके यहाँ से हिस्ट्री हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, 2 या 3 पार्ट्स में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 6 क्लास की, फिर दूसरा आगे देखेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप आराम से उसको देख सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, इसी के दूसरे पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।